हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की जो वैकेंसी की नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुकी है। 15 अप्रैल से हम लोग फॉर्म भर पाएंगे और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो वो लोग तैयारी अपनी शुरू कर दें आज से ही। और सबसे पहला जो स्टेप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिससे हम क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज कर पाएँ कि कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस में हम उलझ सकते हैं। तो पहले हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया के हिसाब से अपनी तैयारी को और अच्छा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों उपनिरीक्षक यानी कि एसआई के जितने भी जीके जीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो कवर कर रहे हैं, वो भी एक एक सेट वाइज। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसके पहले 2 पेपर और कवर कर चुके हैं, 3 पेपर, और उसके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। जो भी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो दोस्तों, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले की भी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जीएस के क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था। और चलिए देख लेते हैं बाकी जो नारा या कथन है वो किसने दिए हैं। और जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन सा नारा दिया था? आराम हराम है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। और महात्मा गांधी जी ने दिया था, करो या मरो। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन नहीं रहे हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। वी के शर्मा नहीं रहे हैं, बाकी वी लीलाधर, एम के जैन और बीपी कानून को ये डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो वी लीलाधर 2004 से 2008 के बीच में रहे हैं और एम के जैन 2018 से 2023 तक, तथा वीपी कानून को 2017 से 2021 के बीच में रहे हैं। रिजर्व बैंक इंडिया आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ये लोग रहे हैं, जबकि वी के शर्मा आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नहीं रहे हैं, बल्कि ये एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वायवीय या एरोबिक। वायवीय या एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। कोशिका के अंदर भोजन या ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित होने की प्रक्रिया को अवायवीय श्वसन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री किस खेल स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? दोस्तों एक चीज़ और भी अच्छे से एनालाइज हुई है। अब हम लोगों ने अभी तक ये चौथा सेट चल रहा है, खेल और खेल से जितने भी करंट अफेयर हैं खेल से रिलेटेड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें खेल कौन सी प्रतियोगिता किससे संबंधित है और किसको कौन सा अवार्ड मिला है, इस टाइप के क्वेश्चंस खेल से रिलेटेड काफ़ी पूछे गए हैं। तो दोस्तों खेल से रिलेटेड जितना करंट अफेयर है उसको एक बार अच्छे से देखना है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फुटबॉल से। सुनील छेत्री एक भारतीय पेशेवर फुटबॉलर हैं और ये एक स्ट्राइकर या विंग्स के रूप में खेलते हैं। इन्होंने वर्ष 2002 में मोहन बागान में अपने पेशेवर करियर की शुरुआत की थी। ये अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री और ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बादाम। बादाम घास नहीं है, बाकी सबई, अलफला और बांस ये घास की कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। बादाम फसल घास नहीं है। बादाम मध्यम आकार का एक पौधा होता है और इसकी खेती के लिए 7 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और गहरी बलुई, चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और ठंडे क्षेत्रों में बड़े स्तर पर होती है और सबई, बांस तथा अल्फला घास की प्रजाति हैं। दोस्तों बहुत से लोग इसमें पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसका बहुत मैं छोटी वीडियोस बनाती हूँ, बहुत अच्छे से बनाती हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो दोस्तों कोशिश करिए इसी से आप लोग, अगर आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। आपको अच्छे से इसकी व्याख्या, इसके क्वेश्चंस, इसके ऑप्शंस सब कुछ दिख रहे हैं और मैं स्क्रीन में सब कुछ अच्छे से दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई डाउट ना रह जाए। तो आप लोग पीडीएफ की मांग मत किया करिए, आप लोग कोशिश करिए इसी से शॉर्ट्स नोट्स बना लें।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2018 यूएस ओपन में पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? ये क्वेश्चन दोस्तों इसके पहले वाले सेट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन में महिलाओं का एकल खिताब पूछा गया था। तो दोस्तों ये 2018 का अभी अपडेट नहीं है, तो हम लोग 2023 का देख लेते हैं। बस 2023 में यूएस ओपन के पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने और तथा महिला एकल का खिताब कोको गॉफ ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को वनों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 2011 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया था तथा 2011 से 2020 की अवधि को अंतर्राष्ट्रीय वन दशक घोषित किया गया और इसका उद्देश्य वनों के संरक्षण, स्थायी प्रबंधन और सतत विकास पर जागरूकता बढ़ाना था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा वृष्टि। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को वृष्टि कहा जाता है। जलवाष्प के संघनन के पश्चात नमी के मुक्त होने की अवस्था को वृषण कहते हैं। यह द्रव्य या ठोस अवस्था में हो सकता है। वृषण जब पानी के रूप में होता है तो उसे वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया था। तो योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950 को हुई थी और इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की संस्तुतियों पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से परिवर्तित कर दिया गया और यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुबन बेरी हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मलेशियाई यूरो। मलेशिया की मुद्रा है दोस्तों मलेशियाई रिंगित। सॉरी, मैं क्षमा चाहूँगी दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मलेशियाई रिंगित। और नेपाल की है रुपया, म्यांमार की है क्यात, चीन की है युआन, बांग्लादेश की है टका और भूटान की है गुल्ट्रम। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान NIBM कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पुणे। तो दोस्तों जितने भी संस्थान हैं इन सभी के स्थान और इनके हेडक्वार्टर्स और इनकी स्थापना वर्ष ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये देख लेना क्योंकि ये हर पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं संस्थान और उनके शहर। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान पुणे में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी ये नागपुर में स्थित है और अनुसंधान संस्थान यानी कि नीरी ये भी दोस्तों इसी को बोलते हैं, ये नागपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान ये मुंबई में है और भारतीय चीनी प्रौद्योगिकी संस्थान ये कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत में KCL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ के धारा नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी संधि या जंक्शन जहां 2 से अधिक चालक आकर मिलते हैं पर आने वाली धाराओं का योग वहां से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। KCL का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोक नायक के रूप में जाना जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में हुआ था। इनकी विचारधारा मार्क्सवादी और गांधीवादी थी। उन्होंने वर्ष 1974 में सामाजिक परिवर्तन के एक कार्यक्रम की वकालत की जिसे संपूर्ण क्रांति कहा गया। यह सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कभी घोषित नहीं किया गया है अभी तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर वित्तीय आपातकाल लगा सकेंगे यदि देश में गंभीर वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया हो। इस आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाना आवश्यक है और भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।
तो दोस्तों अगर बेसिक जानकारी आपातकाल के लिए तो हमारे संविधान के भाग 18 में आपात उपबंध हैं और 352 अनुच्छेद 352 में आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है वित्तीय आपातकाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 1929 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वर्ष 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त कर दिया गया था तथा इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अर्ध अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा बांग्लादेश। सचिन तेंदुलकर ने 16 मार्च 2012 को बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाया था। वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति हैं। वह भारत रत्न पाने वाले भी पहले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के पोर्ट एलिजाबेथ में स्थित सेंट जॉर्ज पार्क ग्राउंड को क्रूसेडर्स ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। इस मैदान पर 1889 में पहला टेस्ट मैच आयोजित किया गया था। इस मैदान की क्षमता 19,000 दर्शकों की है। वॉन्डर्स स्टेडियम, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड आदि दक्षिण अफ्रीका में स्थित अन्य स्टेडियम हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा CaSO4 हाफ H2O। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 हाफ H2O। और इसका उपयोग दोस्तों खिलौना बनाने में, हड्डी टूटने को सहारा देने के लिए, यानी कि जो प्लास्टर चढ़ता है हड्डी टूटने के बाद उसके लिए, और भवन निर्माण सामग्री आदि के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1873 में। सिख धर्म को उसके मौलिक रूप में पुनर्प्रतिष्ठित करने तथा सिखों को सच्चे सिख धर्म से परिचित कराने के उद्देश्य से ठाकुर सिंह संधावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन की स्थापना की और इसने सिख धर्म को हिंदू धर्म से हटकर एक अलग और स्वतंत्र पहचान दिलाने के लिए सफल प्रयास किए थे। अगला क्वेश्चन है, उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को कहा जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों मैग्मा। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली चट्टान सामग्री को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा भूपटल के ऊपर या पृथ्वी की सतह पर आ जाता है तब उसे लावा कहते हैं और वह पदार्थ धरातल पर पहुंचता है। उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़े, राख, धूल, कण व गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है और द्वितीय अनुसूची में दोस्तों विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। आठवीं अनुसूची में भाषा से संबंधित है दोस्तों ये, और इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से 14 भाषाएं हैं। और 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और अगर दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लें तो इसमें टोटल हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां पाई जाती हैं। पहले में जैसे कि राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं और दूसरी में जो जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोगों की वेतन भत्ते हैं। और दोस्तों तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है, इसमें शपथ है। और चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है उसका उल्लेख है। और पांचवी अनुसूची दोस्तों अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और छठी अनुसूची दोस्तों सिर्फ 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। और सातवीं अनुसूची में हमारी तीनों संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। आठवीं में हमारी भाषाएं हैं और 9वीं में जैसे कि जो कुछ अधिनियम और विनियम मतलब
भूमि सुधार से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। और 10वीं अनुसूची दल बदल से है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियाँ और 12वीं अनुसूची दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1875 से 1900 के बीच में हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म वर्ष 1875 में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे। इनका मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है, इसलिए वे स्वयं को भगवान का दूत मानते थे। उन्हें धरती आबा या जगत पिता के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर यानी कि झारखंड के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चित विद्रोह था। इसे मुंडा उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खूंट कहीं की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा कालिदास। नाटक शकुंतला के लेखक कालिदास हैं और कालिदास की रचनाएं निम्न हैं, जैसे कि शकुंतला, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। और महाकाव्य हैं दोस्तों कुमार संभवन और रघुवंशम। और खंड काव्य में मेघदूतम और ऋतु श्रृंगारम। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप निम्नलिखित खेलों में से किस से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिकेट से। एशिया कप क्रिकेट से संबंधित है। इसका पहला संस्करण 1984 में खेला गया था। और एशिया कप 2023 का आयोजन 30 अगस्त से 17 सितंबर तक पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को फाइनल में पराजित कर 8वीं बार खिताब जीता। और इस खेल और उससे रिलेटेड कप और ट्रॉफियां देख लेते हैं। क्रिकेट से एशिया कप, आईसीसी वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप। और फुटबॉल फीफा कप, AFC एशिया कप और डूरंड कप। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रासलीला। बाकी मणिपुरी, ओडिसी और कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आते हैं। रासलीला उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोकनाट्य है। इसकी शुरुआत 16वीं सदी में हुई थी, जबकि भारत नाट्यम, कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी तथा क्षत्रिया नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 वर्ष। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना की गई। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर अफ्रीका यानी उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान स्थित है दोस्तों। बाकी के रेगिस्तान देख लेते हैं। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में। अटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। सोनोरन मरुस्थल या ग्रेट बेसिन मरुस्थल ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वल्लभाचार्य जी ने। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं श्री वल्लभाचार्य। द्वैत मत के हैं श्री माधवाचार्य। और रामावत या रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद जी। और उदासी संप्रदाय यानी कि उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 7.347 गुणित 10 की पावर यानी 10 की पावर 22 kg है द्रव्यमान दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, हिंदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नेता हैं? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा में बहुमत पार्टी के नेता हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के 1 के शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। अगला क्वेश्चन है, मुगल लघु चित्रकारी डैश के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गए थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जहांगीर के शासनकाल में जो मुगल लघु चित्रकारी थी वो बहुत शिखर पे पहुंच गई थी। ठीक है, मुगल लघु चित्रकारी चित्रकला में देशीय विषय वस्तु और चित्रकला शैली फारसी शैली व उसके बाद यूरोपीय शैली का सम्मिश्रण रहा। मुगल चित्रकला शैली अपने चरम पर इस्लामिक, भारतीय व यूरोपीय दृश्य संस्कृति और सौंदर्य के अति परिष्कृत मिश्रित रूप को प्रस्तुत करती है। अकबर ने मुगल चित्रकला शैली के नए मानक बनाए। उसने एक अनौपचारिक ढांचा बनाया जिससे उसके पुत्र जहांगीर ने 1605 से 27 के बीच में जो गद्दी पे रहे ने नई ऊंचाइयां प्रदान की। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। संसद के उच्च सदन राज्यसभा या राज्यों की परिषद का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित किया गया था। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, अर्थात राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वर्ष। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह किसी भी समय उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें निम्नतम लिंगानुपात है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा। भारत के न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य निम्न हैं। सबसे पहले हरियाणा, फिर जम्मू कश्मीर, फिर सिक्किम, पंजाब और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रीनलैंड। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला स्थान ग्रीनलैंड है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको 26,150.3 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को कौन सी फसल कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रबी। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों आदि रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, उकाई बांध कहाँ स्थित है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुजरात में। चलिए देख लेते हैं राज्य के इम्पोर्टेंट बांध। गुजरात में कौन कौन से बांध हैं दोस्तों, उकाई बांध, घरोई बांध, कडाना बांध आदि। पंजाब में है थीन बांध, भाखड़ा बांध, सिसवन बांध आदि। आंध्र प्रदेश में है सोमशिला बांध, श्री सैलम बांध और झारखंड के दोस्तों मैथन बांध, पंचेत बांध और चांडिल बांध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव आयोजन का नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के बीच किया जाता है और ये इसके स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 से किया जाता है और इस महोत्सव का नामकरण हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर किया गया है जो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय और प्रशंसित पक्षी है। इस महोत्सव की शुरुआत वर्ष 2000 से की गई थी। ESIC का विस्तार क्या है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म पूछा गया है तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और हिंदी का पूर्ण नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम है। यह संस्था भारतीय कर्मचारियों के लिए बीमा धनराशि का प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होता है। पहली बैठक के पश्चात उपस्थित सदस्यों के बीच से
अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। जब अध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा इस रिक्त स्थान के लिए किसी अन्य सदस्य को चुनती है। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल राज्य के सुंदरवन डेल्टा में स्थित एक बाघ एवं जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इसे वर्ष 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यहाँ ऊद बिलाव, गंगा डॉल्फिन, नेवला, रीसस बंदर आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 29वां राज्य बना? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना था और इसका गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना 29वां राज्य बना था। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 आवर्त काल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सेकंड किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो n बराबर 1/t, जहां n बराबर आवृत्ति है और t बराबर आवर्तकाल है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो दोस्तों लैक्टिक एसिड हमेशा दूध से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स में ही होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दूध है, जो लैक्टिक जीवाणु द्वारा लैक्टोज की किण्वन के कारण उत्पन्न होता है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओटावा। कनाडा की ओटावा है, चीन की बीजिंग है, गुआना की जॉर्जटाउन है और चिली की सैंटियागो है। फिर दोस्तों भारत में जितने भी राज्य हैं इनकी राजधानी अच्छे से पढ़नी है और अंतर्राष्ट्रीय राजधानियां जितनी भी हैं और मुद्रा ये अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं हर सेट में। तो पंजाब की राजधानी कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चंडीगढ़। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर और लक्षद्वीप की कवरत्ती। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र का उपनाम क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जादूगर, विजार्ड। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र का उपनाम जादूगर है। इनका जन्म वर्ष 1905 में इलाहाबाद में हुआ था। ये 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनके जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है। तो इसका ए ऑप्शन दोस्तों सही है, 2। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति नामित या नाम निर्देशित करते हैं। लेकिन 104वें संशोधन 2019 के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हीलियम के परमाणु संख्या क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। हीलियम यानी कि He निष्क्रिय या नोबेल गैस है, या रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, विषहीन भी है और इसका परमाणु क्रमांक 2 है और इसका उपयोग गुब्बारे फुलाने में किया जाता है। दोस्तों आज के पेपर के हमारे जीके जीएस के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद हम लोग इसका अगला पेपर सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं कवर करा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से उन्हें पढ़िए, अच्छे से एनालाइज करिए किस टाइप के क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे टॉपिक्स से पूछे जा रहे हैं, ये सब अच्छे से जाके समझिए और इसको फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को पढ़िए दोस्तों।